नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। आधुनिक भारत चल रहा था और आज बात करेंगे रेवोल्यूशनरीज की, मतलब आपके उग्रवादी संगठनों की भारत में। तो लिखा हुआ निम्न में से किसने लाल किले के मुकदमे में अदालत में आईएनए जो इंडियन नेशनल जो आपकी आईएनए के कैदियों को बचाया था। तो यह आपकी क्या थी, इंडियन नेशनल आर्मी थी, ठीक है ना। तो उसके कैदियों को बचाव किया था। जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की थी, बिल्कुल सही है। तेज बहादुर सप्रू ने भी की थी और भोलाभाई देसाई प्रमुख थे, तो उन्होंने भी की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। पढ़ लेते हैं। जब जापानियों ने दक्षिण पूर्व एशिया में सहयोगियों को हराया तो उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 60,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। उनमें से 20,000 सुभाष चंद्र बोस की कमान के तहत भारतीय राष्ट्रीय सेना में अपने पूर्व आकाओं अंग्रेजों के खिलाफ पक्ष बदलने और युद्ध में जाने के लिए सहमत हो गए थे। मित्र राष्ट्रों के युद्ध जीतने के बाद आईएनए के सैनिक एक बार फिर अंग्रेजों के अधीन बंदी बना लिए गए। ब्रिटिश सरकार ने अपना कोर्ट मार्शल और देशद्रोह का मुकदमा करके आईएनए नेताओं का एक उदाहरण बनाने का फैसला लिया। पहला दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले में ये आपका फैसला होना था। पहले मुकदमे के लिए जिन 3 आईएनए जनरलों का पर मुकदमा चलाया गया उनमें से एक हिंदू थे, प्रेम कुमार सहगल, एक मुस्लिम थे, शाहनवाज खान, और एक सिख थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। यही थे आपके। और आईएनए रक्षा समिति और भारतीय राष्ट्रीय सेना के उन अधिकारियों की रक्षा के लिए 1945 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित एक समिति थी जिन पर आईएनए परीक्षणों के दौरान आरोप लगाया जाना था। समिति ने आईएनए के लिए कांग्रेस की रक्षा टीम के गठन की घोषणा की और उस समय के प्रसिद्ध वकीलों को शामिल किया, जिनमें भोलाभाई देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल होरीलाल वर्मा जो बाढ़ थे कानून शामिल हुए थे इसमें। 2 दिनों में बिताए 10 घंटों के दौरान देसाई ने बिना किसी रुकावट या नोट के एक उत्तेजक बचाव प्रस्तुत किया। कहा जाता है उस समय भोलाभाई देसाई काफ़ी ज़्यादा क्या थे, बीमार भी थे, तब भी उन्होंने बिल्कुल क्या किया था, लगातार बोल सकते हैं मुकदमा लड़ा था आईएनए के जो आपके क्या थे, सिपाही थे, उनके पक्ष में। जिसमें अन्य पहलुओं के साथ साथ शायद दुनिया में किसी भी अदालत के समक्ष पहला कानूनी तर्क शामिल था जिसने एक गुलाम राष्ट्र के कानूनी अधिकार को स्थापित करने की मांग की थी, अपने विदेशी शासक के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है सशस्त्र क्रांति के आयोजन के लिए स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, जिसका नाम बदलकर बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है 1928 में। ये कर देते हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। इसमें आपके भगत सिंह भी रहते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। इसके स्थान पर भारत का संघीय राज्य स्थापित करना लक्ष्य था, जिसका मूल सिद्धांत एक वयस्क मताधिकार होगा। एचआरए के लिए संविधान का मसौदा रामप्रसाद बिस्मिल ने 1923 में इलाहाबाद में लाला हरदयाल के आशीर्वाद से तैयार किया था। एचआरए ने इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, शाहजहांपुर और सहारनपुर के अलावा केंद्रों का गठन किया था यहाँ पर। इसने सार्वभौमिक मताधिकार की क्या थी, मांग भी की थी। सार्वभौमिक मताधिकार आप जानते हैं, आर्टिकल जो आपका अब आता है वो आता है आपका 326 में आता है, जैसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले ये आपका 21 वर्ष हुआ करता था, बाद में जाके इसे कितना कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था राजीव गांधी के समय, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आगे लिखा है इसने सार्वभौमिक, ठीक है। 1924-25 में कई युवा पार्टी में शामिल हुए, उनमें से प्रमुख थे भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, क्योंकि ये सारे क्या हो गए, इनको फांसी फूंसी दे दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां को, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि इसका नाम बदलकर सोशलिस्ट यहाँ पर रख दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली की फिरोजा कोटला जो आपका जगह है, मैदान है, वहाँ पर की जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया जाता है। प्रतिभागियों में पंजाब के भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और संयुक्त प्रांत से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर शामिल थे। HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के काम करने का निर्णय लिया और समाजवाद को अपने आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया। 1931 के बाद पार्टी के अधिकांश नेताओं को मार दिया गया था या जेल डाल दिया गया था। नेतृत्व न होने के कारण पार्टी क्या हो गई थी, बिखर गई थी। HSRA की क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ थी, जैसे हथियार और गोला बारूद हासिल करने के लिए धन जुटाने के प्रयास में डकैती और छापेमारी करना, जिसमें आपका क्या काकोरी षड्यंत्र, एक रेल डकैती थी, वो शामिल थी। सटीक बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स को मार दिया जाता है। मारना था स्कॉट को, मार देते हैं किसको, सॉन्डर्स को। सुखदेव गोली चला देता है, ठीक है ना, सुखदेव ही चलाता है गोली, ठीक है ना, हाँ ठीक है। और केंद्रीय विधानसभा पर क्या बम कांड जो भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों की वकालत की थी। संध्या, युगांतर और काल, तीनों थे, 1 2 3।
पढ़ लेते हैं। स्वराज के लिए आंदोलन, एक आंदोलन बनाने की उम्मीद में कई अखबारों ने ब्रिटिश राज के दौरान लोगों की दुर्दशा को उजागर करने का विकल्प चुना। 1905 के बाद कई समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी की जो वकालत थी करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल में संध्या चलता है और युगांतर, और महाराष्ट्र में चलता है काल, उनमें से सबसे प्रमुख थे। युगांतर समाचार पत्र की अगर बात करें तो श्री अरविंदो घोष जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे खुले विद्रोह और ब्रिटिश शासन के पूर्ण खंडन का प्रचार किया। युगांतर जो खुले विद्रोह और ब्रिटिश शासन के पूर्ण खंडन का प्रचार करने के लिए था, इसमें गुरिल्ला युद्ध के निर्देशों वाले लेखों की एक श्रृंखला के रूप में ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया था। उसने अपना संदेश आग के शब्दों में लिखा और देश के चारों कोनों में फैला दिया। इसका उद्देश्य खुले तौर पर भारत में ब्रिटिश शासन की क्या करना था, नष्ट करना था, हटाना था उन्हें। क्रांतिकारी गतिविधियों उभरने का कारण क्या था? खुले चरण के पतन के बाद युवा तत्व पीछे हटने को तैयार नहीं थे। युवाओं की क्रांतिकारी ऊर्जा का दोहन करने में नेतृत्व की क्या थी? विफलता थी। सरकारी दमन ने विरोध के लिए कोई शांतिपूर्ण रास्ता नहीं छोड़ा था। विचारधारा की अगर बात करें तो अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना, इस प्रकार शासकों के दिलों में दहशत फैलाना, लोगों को अंग्रेजों को बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए जगाना, आयरिश राष्ट्रवादियों या रूसी शून्यवादियों की तर्ज पर व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यवाही पर आधारित थी, न कि जन आधारित देशव्यापी संघर्ष पर। नेक्स्ट आता है, मैच करना है कुछ आपके क्या बोल सकते हैं किताबें हैं, जैसे यंग इंडिया। तो यंग इंडिया जो था ये तो महात्मा गांधी से सीधे रिलेट करता है। तो ए का हो जाता है 4 और ए का 4 एक ही जगह है। बी का 3 हो जाएगा आपका। बी का जो है अभिनव भारत सोसाइटी, अगर इसकी बात करें विनायक दामोदर सावरकर। और अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद भी बताया था 1928। और इंडियन रिपब्लिकन ये आपका सूर्य सेन, ये आपने याद रखना है। पढ़ लेते हैं यंग इंडिया की अगर बात करें तो यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा शुरू एक बोल सकते हैं साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। इस काम के माध्यम से वह भारत की स्वशासन या स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाना चाहते थे। यह मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा 1919 से 1931 तक प्रकाशित की गई थी। यंग इंडिया याद रखना 1919 से। उन्होंने यंग इंडिया का इस्तेमाल आंदोलनों के आयोजन में अहिंसा के उपयोग के संबंध में अपनी अनूठी विचारधारा और विचारों को फैलाने के लिए किया और पाठकों से ब्रिटेन से भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए विचार करने, संगठित करने और योजना बनाने का आग्रह किया था। अभिनव भारत सोसाइटी की अगर बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। सावरकर इंडिया हाउस से भी जुड़े थे और उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सावरकर के नाम पर रखा गया। यह आपने याद रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर ठीक है, HRA का नाम बदलकर HSRA रख दिया गया था। प्रतिभागियों में बताया भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, संयुक्त प्रांत से विजय कुमार सिन्हा और शिव वर्मा और जयदेव कपूर शामिल थे। HSRA ने सामूहिक नेतृत्व में काम करने का निर्णय लिया और समाजवाद को अपने आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया। इंडियन रिपब्लिकन की अगर बात करें तो इंडियन रिपब्लिकन सेना एक अल्पकालीन क्रांतिकारी सेना थी जो 1930 में सूर्य सेन बंगाल में अनुशीलन समिति संगठन द्वारा बनाई गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के चटगांव शहर को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ सेना बनाई गई थी। एक ऐसा अधिनियम जिसे देशव्यापी विद्रोह शुरू हुआ था करना था। मार्च 1930 तक समूह के पास केवल 7 पिस्तौल और 5 राइफल थी, लेकिन सूर्य सेन अभी भी 18 अप्रैल 1930 को विद्रोह को अंजाम देने के लिए दृढ़ थे और चटगांव शस्त्रागार पर छापा एक सफलता साबित होती है। 20 साल से कम उम्र के छात्रों और वयस्क अधिकारियों के नेतृत्व में विद्रोहियों ने बिना गोली चलाए चटगांव पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि वह रेल की पटरियों को उखाड़ने, उड़ाने और संचार लाइनों को काटने में सफल रहे। शहर को अलग थलग उन्होंने कर दिया था संचार माध्यम तोड़कर। भारत में निम्नलिखित किस षड्यंत्र के मामले में मिस्टर फिलिप स्प्रेट नाम के एक अंग्रेज ने मुकदमा चलाया था? ये था मेरठ षड्यंत्र मामला। तो पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थी। मेरठ षड्यंत्र मामले के मुकदमे ने भारतीय साम्यवादी दल को कार्यकर्ताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। ऐसे ही डांगे 32 व्यक्तियों के साथ 20 मार्च 1929 को, ठीक है ना, लगभग 20 मार्च के आसपास को गिरफ्तार किए गए और उन पर भारतीय दंड संहिता जो आपका बोल सकते हैं IPC है कि धारा 121A 121A के तहत मुकदमा चलाया गया था। मुख्य आरोप यह थे कि 1921 में ऐसे डांगे शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद ने भारत में कॉमिंटर्न की एक शाखा स्थापित करने की साजिश रची और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मदद की गई, जिसमें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा भारत भेजे गए आरोपी फिलिप स्प्रेट और बेंजामिन फ्रांसिसी बैडली शामिल थे। हालांकि सभी आरोपी कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों ने भारत में कम्युनिस्ट विचारों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार के डर को धोखा दिया। मुकदमे में सभी अभियुक्तों को बोल्शेविक के रूप में अंकित तक किया गया। बोल्शेविक क्रांति आपकी रशिया से रिलेटेड है।
नतीजतन मुकदमे ने देश में कम्युनिस्ट आंदोलन को क्या किया था, मजबूत किया था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप के दौरान सक्रिय हुए गदर क्रांतिकारी कहाँ के थे, तो मतलब कहाँ पर स्थित थे, तो ये उत्तरी अमेरिका, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। तो गदर क्रांतिकारी सैन फ्रांसिस्को में स्थित थे और अमेरिकी तट और सुदूर पूर्व में शाखाएं थी। गदर पार्टी की एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना मुख्य रूप से भारतीयों ने की थी। पार्टी बहुजातीय थी और इसमें सिख, हिंदू और मुस्लिम सभी थे। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में था। गदर कार्यक्रम अधिकारियों की हत्याएं आयोजित करना, क्रांतिकारियों साम्राज्यवादी विरोधी साहित्य प्रकाशित करना, विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच काम करना, हथियार खरीदना और सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह करना। गदर पार्टी के पीछे जो लीडर्स आते हैं, लाला हरदयाल, रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह सरबा, ठीक ना, बरकतुल्ला और भाई परमानंद। गदरियों का इरादा भारत में विद्रोह लाने का था और उनकी योजनाओं को 1914 में दो घटनाओं, कामागाटो मारू जो आप जानते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप से प्रोत्साहित किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट आता है मैच करना है भाई तुम्हारा। तो प्रफुल्ल चाकी का संबंध है काकोरी से। नहीं, प्रफुल्ल चाकी ये बम बनाते हैं, मुजफ्फरनगर बम धमाका। अशफाक उल्ला खां का है आपका काकोरी से। तो ए का 4 सी का 2, ए का 4 और सी का 2 एक ही जगह है ये वाला। सुखदेव जो थे लाहौर षड्यंत्र मामला, और गणेश घोष ये चटगांव, ये सूर्यसेन के साथ थे, चटगांव शस्त्रागार छापे पर हमला। तो पढ़ लेते हैं, लाहौर षड्यंत्र मामला पढ़ लेते हैं पहले। तो क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के विधानसभा भवन में पत्रक के साथ बम फेंककर अपनी क्रांति की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस कृत्य के लिए जेल में डाल दिया गया। उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों और दर्शन को लोकप्रिय बनाना था। भगत सिंह को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्टर्स की हत्या के सिलसिले में फिर से गिरफ्तार कर दिया गया और इस केस को लाहौर षड्यंत्र मामला कहा गया। ये आपने याद रखना है। सॉन्टर्स को गलती से मार दिया गया था क्योंकि असली लक्ष्य एक अन्य पुलिस अधिकारी था, जेम्स स्कॉट, जिसने लाला लाजपत राय को मारने और लाठीचार्ज किया था। इस हत्या में शामिल अन्य लोग थे सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। वे सभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। जेल में रहते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ जेलों में कैदियों की बेहतर स्थिति की मांग के लिए भूख हड़ताल पर चले गए थे और वो मानी भी गई। मुकदमे के बाद तीनों को मार्च 1931 में फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दे दी गई। आजाद उसी साल फरवरी में इलाहाबाद के एक उद्यान में पुलिस के साथ मुठभेड़ में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे इलाहाबाद में। काकोरी डकैती 1925 में उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास हुई एक रेल डकैती थी। हमले का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अन्य सहित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में जो HSRA बन जाता है, उनके द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि रेल में ब्रिटिश सरकार के पैसे के बैग थे। डकैती के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में मुकदमा चलाया गया। बिस्मिल खान, लाहिड़ी और रोशन सिंह को क्या मौत की सजा सुनाई गई। अन्य को निर्वासन या कारावास की सजा सुनाई गई थी। चटगांव शस्त्रागार छापा आता है आपका, तो इसे चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांतिकारियों द्वारा चटगांव, अब बांग्लादेश में, जो से पुलिस शस्त्रागार और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। इनका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। इसमें शामिल अन्य लोगों में गणेश घोष, लोकनाथ बल, प्रतिलिता वड्डेदार, कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती, सुबोध रॉय आदि शामिल थे। हमलावर किसी भी हथियार का पता लगाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन टेलीफोन और टेलीग्राफ के तारों को काटने में सक्षम रहे। मैंने बताया था ना, कनेक्टिविटी तोड़ दी थी। छापेमारी के बाद सैन्य ने पुलिस शस्त्रागार पर भारतीय ध्वज फहराया। इसमें शामिल कई क्रांतिकारी भाग निकले, लेकिन कुछ पकड़े गए और कोशिश की गई पकड़ने की कोशिश की गई थी। सरकार क्रांतिकारियों पर भारी पड़ी। कई लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान निर्वासित उन्हें किया गया और सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले सैन को पुलिस ने बेरहमी से बहुत प्रताड़ित किया था, ये आपने याद रखना है। मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं सूर्यसेन, ये भी आपने याद रखना है। मुजफ्फरनगर जो बम हमला था, तो डगलस किंग्सफोर्ड एक अलोकप्रिय ब्रिटिश मुख्य मजिस्ट्रेट था जो मुजफ्फरपुर, उत्तरी बिहार में, मुजफ्फरपुर आपका, ठीक है ना, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर, ये बिहार में फेंके गए बम का लक्ष्य था। बस दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर बम को निशाना बनाया गया उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं थी और दोनों की क्या हो जाती, मौत हो जाती। बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और कौन थे, खुदीराम बोस थे। चाकी ने आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि बॉस जो खुदीराम बोस उसमें केवल 18 वर्ष के थे। उन्हें पकड़ा गया और बाद में फांसी की सजा सुना दी गई। मामले में जिन अन्य लोगों को मुकदमा चलाया गया उनमें अरविंद घोष थे और उनके भाई जो थे बरिंद्र कुमार घोष, कनिल दत्त, सत्येंद्र बोस और 30 अन्य लोग थे। वे सभी कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अरविंदो घोष को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया और अन्य को जेल में अलग अलग उम्र कैद की सजा सुना दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मामला 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट सहित 32 कट्टरपंथी, अभी तो बताया आपका मेरठ डांगे वाला मामला,
ठीक है ना। तो देखा हुआ है, देखो ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बढ़ते प्रभाव सारा बता देता है। ऐसे डांगे 32 व्यक्तियों के साथ जिन पर भारतीय दंड संहिता कौन सी 121 धारा चलती है आपकी, ठीक है ना। मुख्य आरोपी क्या थे भाई, कि भाई इन्होंने क्या किया था, भारत में जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसे फैलाने में क्या की थी, मदद की थी। और इससे क्या होता है कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन क्या हो जाता है, मजबूत भी होता है। ये आपने याद रखना है, अभी पढ़ाया था। इनमें से किसने भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की थी। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड एक्चुअल में जो सोशलिज्म है वो कम्युनिज्म से ही आता है। कम्युनिज्म की विचारधारा सबसे पहले दी थी कार्ल मार्क्स ने, और वहीं से निकल के आता है आपका सोशलिज्म, कनेक्टेड है। तो ये ऐसे डांगे ही हैं आपके। तो लिखा हुआ है श्रीपद अमृत डांगे 1899 में नासिक जिले के निफाड तालुका में पैदा हुए। उन्होंने पुणे में शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने बाइबल के अनिवार्य शिक्षण के खिलाफ आंदोलन आयोजित करने के लिए निष्कासित कर दिया गया। बॉम्बे में ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता बने। 1921 में उन्होंने गांधी बनाम लेनिन पर एक लेख लिखा था। लेनिन जानते हैं आप, लेनिन बोल सकते हैं, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 से 1923 के बीच में, तो वहाँ पर व्लादिमीर लेनिन थे। वही फिर क्या करते हैं, लीड ऑन करते हैं किसको, रशिया को, और यूएसएसआर फॉर्म्ड हो जाता है। और लेनिनिज्म भी बोला जाता है। लेनिनिज्म का संबंध किससे, आपका समाजवाद से, ही आपने याद रखना है। रणछोड़ दास भवन लतावला मुंबई के एक आटा चक्की के मालिक ने डांगे के मार्क्सवाद के अध्ययन को कई वर्षों तक प्रायोजित किया था। मार्क्सवाद से निकला आपका लेनिनवाद, ये अपने याद रखना है। बस मार्क्सवाद जो था वो बिल्कुल आपका रियलिज्म नहीं लगता था। वो बोलता था कि कोई देश नहीं होना चाहिए, कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, उस संपत्ति पे सभी का हक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करने के लिए या कानून व्यवस्था बैठाने के लिए आपको सरकार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो लेनिन लेके आते हैं। 1922 में लतावला की मदद से उन्होंने अंग्रेज साप्ताहिक द सोशलिस्ट, पहला मार्क्सवादी जो जनरल था, उसको शुरू कर देते हैं 1922 में, द सोशलिस्ट डांगे के द्वारा। कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 में एम.एन. रॉय, एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन और कानपुर षड्यंत्र मामले में दोषी करार दिया जाता है। 1925 में एस.ए. डांगे ने अपने अन्य सदस्यों के साथ सिंगारा वेलू चटियार की अध्यक्षता में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या किया था, गठन किया था। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925। ऐसे डांगे और उसके सहयोगियों पर मेरठ षड्यंत्र मामले में क्या आरोप सिद्ध किए गए थे। बाद में मित्र मेला का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, ये था आपका अभिनव भारत समिति। तो लिखा हुआ मित्र मेला क्रांतिकारियों को एक गुप्त संगठन विनायक दामोदर सावरकर द्वारा नासिक में 1899 में स्थापित किया गया था। बाद में 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत समिति रख दिया जाता है। यह सशस्त्र विद्रोह द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास करता था और इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों की कुछ हत्याएं की गई। इसके बाद सावरकर भाइयों को दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। सावरकर के कानून का अध्ययन करने के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में शाखाओं के साथ कई 100 क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए समाज में वृद्धि की गई। 1952 में समिति को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।